उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। एक सपना जो हरियाणा की मिट्टी से उगा, खेल के मैदान में पसीने से सींचा गया और फिर ऊंचाइयों की उस उड़ान में बदला जहां आसमान भी छोटा लगने लगता है। जहां कभी संयुक्त राष्ट्र केवल भाई की बातों में एक कल्पना था, वही सपना आज उनकी पहचान बन चुका है। यह कहानी है हिम्मत की, जज्बे की और उस नन्ही सी लड़की की जिसने बचपन में गांव की नहर पार करते हुए न्यूयॉर्क के दरवाजे तक पहुंचने की हिम्मत की थी। जी हाँ, ये कहानी है कांता सिंह जी की, जो आज UN विमेन इंडिया की डेप्यूटी कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं और आज हम सबके लिए प्रेरणा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना आसमान, आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज इस खास अवसर पर यह हमारे लिए गौरवशाली क्षण है कि हमारे साथ मौजूद हैं कांता जी हमारे सेट पर। बहुत बहुत स्वागत है कांता जी आपका। धन्यवाद दीक्षा, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित रूप से आप एक प्रेरणा है हम सब के लिए और आज का ये कार्यक्रम, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। मुझे लग रहा है कि आज हमारे लिए नए रास्ते खुलेंगे, नई राहें खुलेंगी और निश्चित रूप से युवती शक्ति आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। कालिंदी कॉलेज की युवती शक्ति आज यहाँ पर आई है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। थैंक यू। और इसी के साथ ही मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, टीवी सेट के उस पार हर नारी शक्ति हमारे लिए एक प्रेरणा है और हमें नई राह दिखाती है। और निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए भी बहुत खास होने वाला है। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैम, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। सोनीपत हरियाणा का एक गांव और नहर को पार करते हुए एक नन्ही सी बच्ची सपना देखती है न्यूयॉर्क जाने का। ये सपना कैसे आया, ये जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे आपने सफ़र तय किया सोनीपत से यूनाइटेड नेशंस तक? थैंक यू दीक्षा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। एक तो इसका टाइटल इतना अच्छा है, ऊपर से ये पिक्चर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रही है इमोशनली, कि सभी लड़कियों को शायद इसी जगह खड़े होके और अपने बालों में हवा जाते हुए देखना है। आई थिंक तब हमें एहसास होगा कि इस पूरे आसमान में, इस दुनिया में सबकी जगह है। ये आसमान आधा नहीं, पूरा हमारा है। बिल्कुल। और हर एक लड़की वैसा महसूस कर सकती है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ जाके। अब ये सच में कहानी लगती है। जब छोटे थे तो बहुत इम्पॉसिबल ड्रीम लगता था कि ऐसा कैसे हो पाएगा। गांव के जहाँ से शुरुआत की थी और जिस तरह के हालात थे फाइनेंशियल और अदरवाइज़ भी, उसमें ये स्कोप नहीं था सोचने का कि इस गांव के बाहर भी कोई जगह है। लेकिन खुदा की एक मर्ज़ी कहिए आप या मेहर कहिए, वो पिताजी से शायद हमें मिला होगा विरासत में। और मैं आज सुबह ही कुछ पढ़ रही थी कि ज़रूरी नहीं पिताजी जो है वेल्थ छोड़ के जाएं आपके लिए, कई बार उनका नाम ही काफ़ी है। और हमें उसका बहुत, हमारे परिवार में मुझे लगता है हमारे पिताजी का, हमारे लेगेसी जो उनकी मिली हमें, उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ। जितने लोगों से मैं मिली, मैं तो 4 साल की थी जब मेरे पिताजी गए, लेकिन उसके बाद मैं जितने लोगों से मिली, मैंने कहा मैं उनकी बेटी हूँ, तो सबने कहा वो बहुत कमाल के आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। मुझे लगता है कि कई बार आप उसी उम्मीदों के रखते कि उन जितने अच्छे होना है, उसके चलते आप अपने लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं। और हम बहन भाई सारे पढ़ाई में अच्छे थे। मेरे से बड़े भाई थे, उन एक दिन किताब में पढ़ रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ, उन दिनों यूनाइटेड नेशंस तो हमको नहीं बोलना आता था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की अपने सामाजिक विज्ञान की किताब में पढ़ रहे थे वो। वहाँ से मैंने उनसे पूछा कि ये क्या होता है। उन्होंने कहा ये विश्व शांति के लिए एक ऐसी संस्था बनी है। मैंने कहा कहाँ पे है होती है ये।
उन्होंने कहा बहुत दूर है, बीच में समुंदर है, बीच में बहुत सारा थार उसका डेजर्ट होते हैं, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क आता है, वहाँ पे है ये। तो मैंने मजाक में ऐसे ही कह दिया, छोटे बच्चे से बोलते मेरे को भी जाना है। उन्होंने कहा अरे तुम्हें कहाँ जाना है, बहुत दूर है वो। लेकिन बच्चे की भी एक बहुत ही एक विविड एक इमेजिनेशन होती है, एक विजुअल्स बन जाते हैं दिमाग में कि वो चीज़ कैसी लगेगी, कहाँ पहुँचेंगे। बस वो थोड़ा सा एक मिनट का जो एहसास था वो ज़िंदगी भर साथ रहा। तो वहाँ से शुरुआत हुई। खेलों में हमारे गांव की लड़कियां बहुत खेलती थी, वॉलीबॉल खेलती थी, तो हमारे यहाँ वो भी एक विरासत में ही मिला। मेरा अपना कुछ उसमें खास योगदान नहीं था, सब लड़कियां खेलती थी, हम भी खेलते थे, और वो एक जरिया भी बना आगे बढ़ने का और पढ़ने का खासकर। बिल्कुल मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, वॉलीबॉल की आप राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी जी। ऐसे में जो खेल थे और एक खिलाड़ी का जज्बा था, उसने कितना मोटिवेट किया, कितना इंस्पायर किया आपको कि आप अपना आसमान खुद गढ़ दें? खेलों का हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत महत्व है, लड़कियों की ज़िंदगी में खासकर। सबसे पहले खेल लड़कियों को जो सिखाते हैं वो ये होता है कि आप अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल हैं, जबकि हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं उस वक्त। लेकिन आप खेल रहे हैं बाहर, आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं स्पोर्ट्स में, आप अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। जैसा भी वहाँ पे आपको पहनना है, ड्रेस या यूनिफॉर्म जो पहननी है, एक तो वो सिखाता है, हारना और जीतना सिखाता है। हम बहुत बार जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, शुरू में स्कूल में थे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हार जाते थे, अगले साल जाके फिर खड़े हो जाते वहीं पे पिटने के लिए। तो ये नहीं, उसको कहते हैं लॉस तो होता है लेकिन डिफीट नहीं होती है। डिफीट से आदमी थक के बैठ जाता है, हमें लगता है नहीं अगली बार अच्छा करेंगे, हो सकता है अगली बार भी वहीं जाके हार जाए। तीसरा, साथ में काम करने की जो एक स्किल आती है, कोलैबोरेशन, बिल्कुल, क्योंकि टीम गेम है। टीम गेम में आप अकेले कुछ भी नहीं है, आप जब तक सारे मिलके एक जैसा काम नहीं करेंगे या अच्छा काम नहीं करेंगे तब तक टीम नहीं जीतेगी। और चौथा, ऑफ कोर्स हम जैसे लोगों के लिए तो फिर बाहर जाने का मौका था वो, कि बाहर घूमेंगे, देखेंगे और लोगों से मिलेंगे। तो स्पोर्ट्स ने मुझे बहुत सिखाया, लेकिन सिखाने के अलावा अपॉर्चुनिटीज़ इतनी दी मुझे कि स्पोर्ट्स नहीं करती तो शायद मैं कॉलेज नहीं जा पाती। पढ़ाई में भी अच्छे थे लेकिन स्पोर्ट्स किया, उसकी वजह से स्कॉलरशिप मिला तो यूनिवर्सिटी जा पाए तो आज तक का सफ़र पूरा नहीं होता अगर मैं वो नहीं कर पाती तो, स्पोर्ट्स नहीं कर पाती तो। मैम, एक चीज़ आपसे समझना चाहती हूँ, ये कौन से साल की बात है जब आपने हरियाणा में सोनीपत के उस गांव में पढ़ाई की और सपना देखा? वो साल क्या था? मैंने 10 साल तक लगातार गांव में ही पढ़ाई की, हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, और स्कूल अच्छा था इसलिए मैं कह सकती हूँ कि उसका फ़र्क पड़ा। लेकिन घर में क्योंकि पढ़ाई का माहौल था, भाई बड़े थे, तो जो मेरा भाई मुझसे 2 क्लास बड़ा था उसकी किताबें भी मैं पढ़ लेती थी पहले से ही, तो अपनी क्लास के बच्चों से हमेशा ही आगे रहती थी। मैंने स्कूल ख़त्म किया 1978 में, जब मैंने 10th क्लास पास की। मुझे एक मैम लगभग 1963 1964 रहा होगा मेरा जन्म, लेकिन मैंने स्कूल शुरू किया 1968 में। 1968 में हरियाणा के गांव में एक बच्ची स्कूल में पढ़ाई करना शुरू करती है और संयुक्त राष्ट्र संघ तक जाने का सपना देखती है। मैम, नमन है आपके उस जज्बे को, सलाम है आपके उस जज्बे को। मैम, अब ये सफर शुरू हुआ जी, आपने पढ़ाई की, पढ़ाई जारी रखी, लेकिन एक सपना आपका वो जो नहर वाला था जी। जब पहली बार मैम आपने न्यूयॉर्क में कदम रखा, आपकी आंखों के बिल्कुल सामने यूएन की वो बिल्डिंग थी जी, वो सपना आप देख रही थी उन खुली आंखों से। जी। मैम, पहली बार जब वो आपने कदम रखा, क्या फीलिंग्स थी उस समय की, क्या एहसास थे, क्या लगा कि वो सच में वो जो नहर वाली बच्ची के मन में जो बात उठी थी आज वो सच में पूरी हो गई? पहली बार जब यूएन की बिल्डिंग में पैर रखा तो मैं खुद यूएन में उस वक्त नहीं थी, मेरे भाई वहाँ पोस्टेड थे, मेरे छोटा भाई। ओह हाँ, तो वो वहाँ न्यूयॉर्क में पोस्टेड थे और मैं उनसे मिलने गई थी। तो पहले ही दिन मैंने कहा मैं तुम्हारे ऑफिस में आके मिलना चाहती हूँ। तो ऑब्वियसली वहाँ गए तो सिक्योरिटी रहती है, और वहाँ जब कदम रखा तो वो ये था कि किसी दिन तो मुझे यहाँ होना ही है। ये फीलिंग तो ज़रूर आई थी वहाँ पे कि जितनी भी फीलिंग मिक्स हो सकती हैं उस वक्त। आशंका भी थी कि ऐसा नहीं हो पाएगा शायद, बहुत खुशी का एहसास था कि मेरा भाई वहाँ पहुँचा, छोटे वाला, बड़ा नहीं जिसके साथ मैंने सपना देखा था, ये छोटे वाला हमसे,
वो वहाँ पहले पहुँचा उस बिल्डिंग में, और उससे भी ज़्यादा ये एहसास हुआ कि ये पॉसिबल ड्रीम है। बहुत बहुत कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ऐसा अचीव कर पाऊँ तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी, लेकिन बहुत गजब फीलिंग थी वो, मैं ये कह सकती हूँ। मैम, हरियाणा की एक युवती कदम आगे बढ़ाती है, पढ़ाई करती है, यूएनडीपी या यूएन विमेन जैसे मंच तक पहुंचती है, बहुत लोगों को मोटिवेट करती है, लेकिन मैम सफ़र मंजिल तक पहुंचने के बाद बहुत बहुत सुंदर लगता है, बहुत चमकीला लगता है, लेकिन ये शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दौरान कितने उतार चढ़ाव रहे होंगे। आपकी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस आए होंगे, बहुत उतार चढ़ाव रहे होंगे। आपने इस दौरान खुद को कैसे संभाला, खुद को कैसे मजबूत बनाया? देखिए, स्वाभाविक है किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल एक तरह से चली हो। जबकि अभाव था, जब हम छोटे थे हर चीज़ का अभाव था, अवसर का भी अभाव था, लेकिन शायद माहौल ऐसा था या समय ऐसा था कि हम लोग कभी उसको इतना ज़्यादा इंटरनलाइज नहीं कर पाए कि हम अभाव में जी रहे हैं। पहले तो ये फीलिंग थी कि भाई सारे बच्चे एक जैसे हमारी स्थिति में हैं, सारी लड़कियां 10वीं करके शादी हो जाती है। हम में से कुछ ही लड़कियां थी जो कॉलेज गई स्कूल में से, गांव के स्कूल में से। तो मुझे हमेशा अपने आप को ना ये लगता था कि मुझे ज़्यादा अवसर मिले हैं। पैसे की कमी के कारण भाइयों को नौकरी करनी पड़ी, मुझे फिर भी यूनिवर्सिटी जाने को मिला। तो मैं कभी उस भावना के साथ बड़ी नहीं हुई कि मुझे अवसर नहीं मिल रहे। जब यूनिवर्सिटी में मैं जब गई वहाँ पे, तो लड़कियाँ ऑफ कोर्स अच्छे फैमिलीज से थी, अच्छी जगह से थी, अच्छे स्कूलों से पढ़ के आई थी, लेकिन मैं पहले ही साल में लड़कों के साथ पढ़ी। 32 बॉयज़ थे, मैं अकेली लड़की थी क्लास में, और मैं पहले ही साल फर्स्ट आ गई। तो मुझे एक थोड़ा सा विश्वास वाली जो फीलिंग रहती है ना कि ठीक है, नहीं था पहले बहुत कुछ, लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है। मेरे साथ हमेशा वो फीलिंग रही है कि ये किया जा सकता है, और उसके लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में, ख़ासकर लड़कियों की ज़िंदगियों में। जब शादी करना आपके हाथ में नहीं है, आपको अल्टीमेटली तो शादी के लिए ही रेज किया जाता है, बिल्कुल पढ़ाया बढ़ाया इसलिए जाता है कि अल्टीमेटली शादी एक डेस्टिनेशन लगता है घर वालों को। तो शादी हो जाती है, शादी के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। मेरी शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई तो फिज़िकल कंडीशंस भी बदल गई। पहली बार ना कुछ होने की वजह का एक हाथ से कुछ हो गया, क्योंकि घर में सब कुछ था। एक आप ऑफिसर की वाइफ हैं, आपकी अच्छा सब कुछ है, लेन देन है, वहाँ पे सब ठीक रहता है, बैठने उठने का तरीका ठीक हो जाता है, आपको बहुत तरह की अच्छी ट्रेनिंग मिलती है कि आप सोशली अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं। लेकिन आपके सपनों को आपको थोड़ा पीछे रखना पड़ता है उस वक्त। मैम, उस समय आप एक्चुअली एक ऑफिसर की वाइफ होते हैं, लेकिन आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, खुद की आइडेंटिटी ऑफिसर की वाइफ है। आप वहाँ पे यूनिट में, जो एक फौजी यूनिट में आप जाते हैं, तो आप सो एंड सो की वाइफ है। मैं क्योंकि थोड़ी रेस्टलेस हूँ अपनी अप्रोच में, तो मुझे वहाँ खेलना भी था। मैं बैडमिंटन खेलने लगी, मैं टेनिस खेलने लगी वहाँ जाके भी, और अखबार पढ़ती थी, क्योंकि मुझे तो ये लगता था कि मुझे सिर्फ यही नहीं बनना है। ऑल्सो मैं थोड़ी सी फ़र्क भी थी, एक जो आम जो एक फ़ौजी औरतों में बहुत स्मार्टनेस रहती है, देखने में भी स्मार्ट, आपने कपड़े पहनने का भी एक तरीका उनका अलग होता है। मैं गई बिल्कुल हॉस्टल से, तो मुझ में वो जो एक होता ना, एक बहुत फिनेस जो होती है, वो मुझ में शायद कम थी। तो मुझे लगता था मैं खेल वेल के अपना पूरा कर लूँगी इसको, इस तरह से कमी पूरी करने के लिए कि कुछ और एक्स्ट्रा करते हैं ताकि मैं औरों से अलग हो जाऊँ। पढ़ती बहुत थी तो उसका भी थोड़ा सा असर दिखाई देता था। तो लेकिन ये नहीं कह सकते कि वहाँ अपनी आइडेंटिटी बनती है जब तक आप कुछ ऐसा काम ना करो जो आइडेंटिटी बनने के लायक हो। बिल्कुल राइट। उसके लिए तो थोड़े स्टेप्स एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं आपको। चाहे बहुत सारी महिलाएं फौज में नौकरी करती हैं, वो अच्छी रहती हैं, उनकी अपनी स्थिति ठीक रहती है, मानसिक भी और फिजिकल भी और फाइनेंशियल भी। मुझे थोड़ा समय लगा वापस लाइन पे आने में। ओनली व्हेन जब मेरे हस्बैंड भी यूएन में चले गए 5-6 साल के बाद, तब मुझे दिल्ली में अकेला में रहने का मौका मिला, और तब मुझे लगा कि अब शायद समय सही है, मैं फिर से वापस काम शुरू करती हूँ। तब भी ये नहीं सोचा था कि कभी जहाँ मेरा सपना है वहाँ पहुँच पाऊँगी। बीच में जो गैप होता है ना, वो आपके विश्वास को इरोड करता है, आपको नहीं लगता कि हम सही लाइन पे हैं अभी भी। तो वक्त लगा, बहुत सारा वक्त लगा,
और जुनून था, लेकिन एक बहुत कि किसी दिन कोशिश फिर करूँगी मैं एक बार, तब तक सीखती हूँ मैं। मतलब वही बात है कि सागर की लहर हूँ, एक बार जो पीछे हटी तो ये मत सोचना कि वापस नहीं आऊंगी, इस बार दुगने जोर के साथ आऊंगी और वहां तक पहुंच जाऊंगी जहां तक पहुंचना चाहती हूँ। क्या बात है मैम, बहुत मैम। इस जर्नी के दौरान अपने लक्ष्य तक आप जब पहुंची तो कई जिम्मेदारियां बढ़ी आपने, क्योंकि एक बहुत बड़ा सफर जिया था जी। लेकिन अब हम वापस सोसाइटी को क्या देते हैं, ये बहुत ज़रूरी था। तो आपने बहुत सी महिलाओं के लिए काम किया, आपने उनको खेलों से जोड़ा, आपने महिलाओं को अलग अलग फील्ड से जोड़ा। क्या ऐसी कोई कहानी या ऐसा कोई किस्सा है जो आपको भावुक कर देता है, या ऐसी किसी महिला की कहानी जो आपको लगी कि ये कहानी तो शायद कुछ सुनी सुनी सी है, या शायद ये रुकने पर मजबूर कर देती है, या ये आंखों को शायद नम कर देती है? बहुत बार हम सबकी ज़िंदगियों में आते हैं भावुक होना। जैसे बच्चा जब पैदा होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भावुक होना हमारा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। रोना भी, हंसना भी। बड़े होके शायद हमको ये सिखाया जाता है कि तुम लड़के हो इसलिए रो मत, लड़की हो इसलिए रो सकती हो। मैंने अपने आप को कभी इसमें नहीं ढालने की कोशिश की। जब बहुत हंसती हूँ तो बहुत हंसती हूँ, कोई चीज़ से तकलीफ़ पहुँचती है तो तकलीफ़ पहुँचती है, लेकिन मैं ये भी मैसेज देना चाहती हूँ कि ये सब नेचुरल जो चीज़ें हैं, हंसने और रोने वाली या भावनाओं को प्रकट करने वाली, उसके बारे में हमको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जो लोग बहुत उसको रोक के रखते हैं उनके लिए शायद बाद में डिफ़िकल्ट होता है फिर किसी भी अच्छी घटना होने पे हंस देना या रो देना, वो चाहे खुशी के भी आंसू होते हैं। तो ये मैं उसको बहुत स्वाभाविक तौर पे लेती हूँ। लेकिन जब यूएन में पहली बार बहुत सालों के प्रयास के बाद, क्योंकि मेरे पास शायद मेरी एजुकेशन भी जब तक ऑब्सोलीट हो चुकी थी, मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ के आई हूँ, स्पोर्ट्स किया है मैंने, और जो जिस तरह की स्किल्स यूएन में चाहिए होती हैं शायद मेरे पास वो नहीं थी। तो मैंने बहुत साल प्रयास किया, अप्लाई करती रही, कभी जवाब नहीं आया क्योंकि शायद मैं गलत जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी। फाइनली जब जवाब आया, और उस 9 जुलाई को मुझे याद है जब मैंने ज्वाइन किया यूएन, और वहाँ पे एक हमारे यहाँ एक ख़ास एरिया है, मैं चाहूँगी सब लोग वहाँ एक बार आके देखें। मेरे लिए नहीं, लेकिन वो शायद जगह बहुत महत्वपूर्ण है सपने देखने के लिए, सपना पूरा करने के लिए। तो जब मैं वहाँ खड़ी हुई तो मैंने उस दिन अपने आप से प्रण किया था, दीक्षा। वो जगह क्या थी मैम? हमारे यूएन बिल्डिंग में एक जगह है बीच में, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं, एक बीच में एक ऐसे प्लेटफॉर्म टाइप है, वहाँ पे खड़े होके जब मैंने अपने आप से किया था चुपचाप कि अब के बाद अपने लिए सपने ज़्यादा नहीं देखूंगी मैं जब मेरे जैसी जो लड़कियां हैं उनके सपने पूरा करने में मैं जो कर सकती हूँ, मैंने कोशिश की है कि मैं उन सभी लड़कियों तक किसी न किसी तरीके से, कोई इनडायरेक्टली डायरेक्टली पहुँचूँ, या कोई भी यंग लड़की जो मुझसे बात करती है मैं उसको कम से कम होप दे के भेजूँ या उसको सपने देखने की बात करके भेजूँ। तो मेरी ये कोशिश रही है। मैम, हम लोग आमूमन कहते हैं कि गांव की महिलाएं शायद एक सामाजिक परिवेश में घिरी हुई हैं। मैं ये बात नहीं कहूँगी जी, क्योंकि शहरों में आने के बाद उन बंद दीवारों के अंदर भी बहुत सी महिलाएं हैं जो ऐसी आर्थिक सामाजिक बाधाओं से जूझ रही हैं। जी। मैं हर आमो खास महिला की बात करूँगी। बहुत सी महिलाएं हैं जो परेशानियों में घिरी हुई हैं, सामाजिक बाधाओं से घिरी हुई हैं, आर्थिक परेशानी हो या कोई ऐसी परेशानी हो कि वो अपनी बात किसी से कह भी नहीं पा रही। मैम, एक यूएन रिप्रेजेंटेटिव होते हुए आप ऐसे में क्या जिम्मेदारी अदा कर रही हैं उन महिलाओं के लिए, या उनको किस तरह का मंच प्रदान कर रही हैं, या कैसे उन्हें उन बाधाओं से बाहर निकालने का प्रयास कर रही हैं? ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि हमें पता है कि आप बहुत सी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। जी, यूएन के 3-4 फंडामेंटल जो काम करने के तरीके हैं उनके बारे में पहले मैं बात करना चाहूँगी कि हमारा एक प्रिंसिपल है कि पीछे जो लोग रह गए हैं किसी वजह से भी, चाहे वो जाति के आधार पे, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे लिंग के आधार पे, या किसी भी और वजह से, ज्योग्राफी के हिसाब से, हम उसको कहते हैं लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं रहने देना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम सबसे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ काम करते हैं हम, चाहे वो ट्राइबल एरियाज़ हों, चाहे बहुत ही पिछड़े इलाके में रहने वाले लोग हों, हम उनके साथ काम करते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और किसी भी तरह का जो विकास के लिए ज़रूरत चीज़ें हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्किल्स हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो,
उसके लिए काम करते हैं। लेकिन यूएन वुमेन में हमारा फोकस इंडिया में इस वक्त हम वुमेन की लीडरशिप पे देते हैं कि जब तक महिलाएं खुद अपनी बात डिसीजन मेकिंग प्लेसेस पे खुद अपनी बात नहीं कहेंगी, उनकी बात को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। तो जहाँ पे भी महिलाएं हैं वो लीडरशिप पोजीशन लें, चाहे वो घर में है, चाहे वो समाज में है, चाहे वो पार्लियामेंट में है या बिजनेस लीडर्स हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम आधी संख्या में महिलाएं पहुँचें वहाँ। चाहे इस वक्त वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पीछे है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ सालों में जो भी हमारे साथ यंग लोग जुड़ते हैं, मैं उनकी जब हिम्मतों को देखती हूँ, मुझे लगता है समय दूर नहीं है जब सारी लड़कियाँ जो अपने आप को पाती हैं कि मुझे कुछ आगे अचीव करना है, या जो पीछे भी रह जाते किसी वजह से, इतना इंस्पिरेशनल माहौल है उसमें मुझे लगता है कि हम लीडरशिप पे ध्यान दें अगर, और महिलाएं अपनी बात खुद कह पाएँ जहां उनको कहना चाहिए। मुझे लगता है हमारा फोकस उस पर बहुत रहेगा अगले कुछ सालों में। हम वुमेन की लीडरशिप को बढ़ाना चाहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। मैम, आप अगर मैं शिक्षा के स्तर पर बात करूं, यूँ तो आपने हरियाणा से अपनी शिक्षा प्रारंभ की, फिर आप चेवनिंग गुरुकुल में फेलो भी रही, आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की। मैम, ये जो शिक्षा है, अलग अलग जाकर बहुत कुछ सीखने की ललक, ये हमारे अंदर नेतृत्व की भावना किस प्रकार लाती है कि हम समाज में बदलाव ला सकें? देखिए, जब दीक्षा हम काम करने लगते हैं ना, तो कुछ समय बाद ये एहसास होने लगता है कि शायद मुझे बहुत कुछ आता है। चीवनिंग जैसे प्रोग्राम में जाके जब आप बाकी और लीडर से मिलते हैं जो सारे आपके फील्ड से नहीं आते हैं, आपको एहसास होता है कि आपको बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। लीडरशिप के ही 50 स्टाइल्स हो सकते हैं, लीडरशिप के बारे में ही आप बहुत बातें कर सकते हैं। तो उनसे अलग अलग तरह की लीडरशिप, कोई पार्टिसिपेटरी लीडरशिप की बात करता है, कोई टॉप डाउन अप्रोच है किसी को लगता है कि आई कैन लीड बाय एग्जाम्पल, कोई बहुत करेजियस लीडर होता है। वहाँ पे जब आप उनके साथ 3 महीने रहते हैं उन लीडर्स के साथ, तब आपको एहसास होता है कि आपकी जर्नी अभी पूरी नहीं हुई है, आपको बहुत सीखना है। एक तो ये बड़ा एहसास होता है। दूसरा, क्योंकि सभी लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं, आपको उनके फील्ड के बारे में कम से कम बेसिक जानकारी मिल जाती है। एंटरप्रेन्योर होना क्या होता है, या तो एआई में स्टार्टअप का क्या मतलब है, और कौन कौन से बड़े प्लेयर हैं। एक आईएएस ऑफिसर के सामने क्या क्या चुनौतियाँ रहती हैं। हमें ऐसा बाहर से लगता है कि उनके लिए तो बहुत ईजी है लाइफ, उनके अपने कंपल्शंस हैं, उनकी अपनी चुनौतियाँ हैं, उनके सामने बहुत सारे जिम्मेदारियाँ हैं। तो वो कैसे अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हैं। उसी तरह से एक सोशल लीडर कैसे काम करता है। तो बहुत तरह की चीज़ें सीखने को ऑक्सफोर्ड में हमको कुछ कमाल के लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला, जो कि दुनिया भर में फेमस स्पीकर्स हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करने को मौका मिला। बहुत घूमने को मौका मिला, यूरोप में भी और इंग्लैंड में भी, हो तो एक जायज़ बात है। तो ये मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा अनुभव था। लेकिन मेरी कोशिश रहती, मैं हर साल कम से कम, अब तो थोड़ा सा कठिन होता है इन दिनों तो, लेकिन कम से कम 2019 तक मैं हर साल एक लर्निंग ट्रिप पे ज़रूर जाती थी, जो अपने से अलग है। महिलाओं के मुद्दों पे मैं काम करती हूँ, लेकिन जो महिलाओं के अलावा कुछ और काम है, या महिलाओं के मुद्दों पे ही कुछ और तरह में सीखने का अगर मौका है, मैं हर साल कोशिश करती थी कि मैं कुछ सीखूं। उससे 2 चीज़ें होती हैं दीक्षा, एक तो पढ़ाई तो ऑफ कोर्स होती है, बिल्कुल, लेकिन नेटवर्क बढ़ता है आपका बहुत। यू नो डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल, जो कि आप जब कभी चाहें उनको बुला सकते हैं बोलने के लिए, अपनी टीम से बात करने के लिए, या उनसे सीखने के लिए। बिल्कुल। मैं बहुत से बदलाव होते हैं जो निश्चित रूप से जब हम बाहर जाते हैं तो हम बहुत कुछ ऐसा नया सीखते हैं, और वहाँ से हम वापस आकर उसे अपने देश में भी लागू करते हैं। बिकॉज अगर हम कोई भी बदलाव ला रहे हैं, कोई चेंज ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो बेहतरी के लिए ला रहे हैं। तो ये चीज़ें, जो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं बाहर जाकर सीखने के, निश्चित रूप से ये हमारे अंदर एक नेतृत्व का जो भाव है वो तो लेकर ही आते हैं, लेकिन साथ ही में एक और बदलाव भी लेकर आते हैं जो वापस आकर हम अपनी सोसाइटी को देते हैं। बिल्कुल मैम, इस पूरे सफ़र में बहुत से ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे कि आपको लगा होगा कि ये मेरा गौरवपूर्ण क्षण है, लेकिन मैम एक मोमेंट होता है जो शायद हमारी पूरी ज़िंदगी का एक ऐसा पल होता है जो हम कभी नहीं भूल सकते, और वो ऐसा पल होता है जब हमें सच में लगा होता है कि हाँ, ये पल मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल है, सबसे गौरवपूर्ण पल है।
वो प्राउड मोमेंट आपकी लाइफ का कौन सा है? बहुत ही अजीब बात है ये क्योंकि वो मेरे से जुड़ा हुआ नहीं है जी। मैं ऐसे ही एक फेलोशिप पे जा रही थी 2018 में, और मेरे साथ एक लड़की, छोटी लड़की, कोई 20-22 साल की, अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करके और मेरे साथ काम करने के लिए आई इंटर्न के नाते। 3 महीने उसने इंटर्नशिप की, फिर उसने कहा मैम मुझे मज़ा आ रहा है इस काम में, जबकि इंजीनियर थी वो बाय ट्रेनिंग, मुझे और करना है। हमने उसको 3 महीने और बढ़ाया, उसने बहुत तन्मयता से सीखा सब कुछ। फिर हमने उसके लिए एक छोटी सी पोजीशन क्रिएट की है, हमारे यहाँ एक बोलते हैं यूएन वॉलंटियर। उसको मैंने वो यूएन वॉलंटियर बनाया, दो थी लड़कियाँ, एक उसको खासकर वृंदा को हमने ट्रेन किया। उसके 1.5 साल के बाद मुझे सिएटल जाने का मौका था 6 हफ्ते के लिए, मैं एक फेलोशिप पे जा रही थी। तो मुझे थोड़ी चिंता थी कि मेरा प्रोजेक्ट पीछे रह जाएगा क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। वृंदा ने मुझे कहा मैम मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा बताइए। यंग लड़की थी, 25-26 साल की। उसने कहा आपको चिंता हो रही है ना, मैं आपके चले जाने से प्रोजेक्ट पीछे रह जाएगा। मैंने कहा हाँ मेरे को थोड़ी सी चिंता है। उन्होंने कहा मैम मैंने ना आपको ऑब्जर्व किया है इतने 1.5-2 सालों में, मैं आपसे हर चीज़ में करके तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व भी किया है कि आप मीटिंग में कैसे कंडक्ट करते हैं अपने आप को, आप फील्ड में कैसे काम करते हैं। मुझे भरोसा है अपने ऊपर कि मैं जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको निराश नहीं करूँगी। तो मैं आपका जैसा आप करते हैं ऑफ कोर्स उस स्केल पे नहीं, लेकिन मैं उसको मेंटेन रखूँगी। और दीक्षा जब मैं वापस आई, उसने मेरी उम्मीदों से बढ़ के काम किया हुआ था। मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब कोई भी यंग लड़की, यंग वुमन अपने आप पे भरोसा करके और आगे बढ़ती है और कहती है आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं ये करके दिखाऊंगी। अब मुझे किसी लड़की पे डाउट नहीं होता, मुझे लगता है उसने कर दिया था, कोई भी और कर सकता। आज वो वर्ल्ड बैंक में बैठी है डीसी में, और मुझसे बहुत अच्छा कर रही है। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। मैम ये निश्चित रूप से बहुत प्राउड फीलिंग होती है जब हमें देखकर कोई हमसे सीखकर ये कहे कि आज जो मैं हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। और निश्चित रूप से जिस तरह से आपकी जर्नी रही, बहुत सी बच्चियों को आपने इंस्पायर किया और बहुत सी आपके जैसी बनना चाहती हैं। बहुत से सवाल हैं आज हमारे स्टूडियो में मौजूद युवती शक्ति के मन में भी, तो मंच आपका है, सीधे रुख करते हैं आपके सवालों की ओर। नमस्ते, मैं शोमी सिंघा, मैं कालिंदी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपका जो स्टोरी है, जो आपने सोनीपत जैसे एक विलेज से लेके आप न्यूयॉर्क जैसे आपका जो इतना बड़ा जर्नी रहा, आपका फैमिली सपोर्ट तो था ही आपके साथ जी। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सोसाइटल जो रिएक्शन, सोसाइटल जो जजमेंट्स, वो आपके ऊपर कैसा था? देखिए जैसे मैंने कहा कि शादी का दबाव तो ज़रूर रहता है, उसको मेरे घर में लकीली नहीं आया। माँ को जब मैंने कहा मैं खेलना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, और मेरे बड़े भाई जो हमारे लिए भी रोल मॉडल हैं आज के दिन भी, वो बेहद ही ज़्यादा तेज़ दिमाग के भी हैं और बहुत सपोर्टिव भी हैं। उनका जब साथ मिला तो मुझे कोई चिंता थी नहीं। मैंने इतना टाइम नहीं था सच में कि मैं ये सोचूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे एक धुन थी कि मुझे आगे बढ़ना है। जैसे मैंने कहा कि मैं रेस्टलेस थी, मुझे लग रहा था कि अगर मैंने ज़रा से भी यहाँ कमज़ोर पड़ूंगी तो मैं घर जाके शादी हो जाएगी। मुझे किसी भी कीमत पे उस शादी को डिले करना था और उसके लिए मैं बहुत मेहनत किए जा रही थी लगातार। मैं 4 साल यूनिवर्सिटी में रही तो 4 साल मैंने टॉप किया अपनी यूनिवर्सिटी को, और फिर मैंने मास्टर्स किया तो वहाँ भी मैंने टॉप किया। तो मुझे सिर्फ ये था कि मेरे पास कोई स्कोप नहीं है कोई भी इस तरह की गलती करने का कि मैं वापस जहाँ से शुरू की थी वहाँ चली जाऊँ। मुझे आगे ही जाना था वहाँ से। मुझे गांव को कोई खास ग्लैमराइज किया नहीं कि मुझे वापस गांव में जाके रहना है। जी नमस्कार, अपना आसमां में मैं दीपिका सिंह। सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगी कि आपकी मुस्कुराहट इतनी अद्भुत है कि वो सकारात्मक ऊर्जा मैं यहाँ बैठे बैठे महसूस कर सकती हूँ। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट में पुरुषों की जो भागीदारी है उस पर आपके क्या विचार हैं? बेहद ज़रूरी है पुरुषों की भागीदारी, और उसकी शुरुआत हमको छोटे में करनी पड़ेगी। जब छोटे बच्चे, लड़का और लड़की घर में रहते हैं तो दोनों का परवरिश एक जैसा हो, ये बेहद ज़रूरी है। और उसके बिना हम अकेले बात करके अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि हम असुरक्षा किससे महसूस करते हैं? पुरुषों से। अगर जब तक उनको बातचीत में शामिल नहीं करोगे कि आपके इस एक्शन से मुझे असुरक्षित महसूस हो रहा है, तब तक उनको समझ में शायद नहीं आता, क्योंकि उनकी सोशलाइजेशन बिल्कुल दूसरे तरीके से हुई होती है। मुझे लगता है इसमें कई बार पुरुषों का भी बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से उनको सिखाया नहीं गया। उनकी गलती नहीं है, उनको ये बताया गया कि अरे लड़कियों को छेड़ देने से कोई मतलब ये तो काम है लड़कों का। उनको कोई बताता कि इसमें साथी नहीं मिलता। आपको हो सकता है किसी लड़की को हाथ लगाने को मौका मिले, लेकिन साथी नहीं मिलेगी इस तरह के बिहेवियर से। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो वो जो साथी वाला जो एक रिश्ता है उसके लिए बातचीत ज़रूरी है, और वो किसी भी स्टेज पे हमें कंटिन्यूस रखनी चाहिए, क्योंकि पुरुषों में भी वही भावनाएं, वही असुरक्षा, वही उस तरह की जो है, लेकिन उनसे कोई बातचीत ज़्यादा नहीं करता इन मुद्दों पे। हम लड़कियां तो आपस में बातचीत कर लेती हैं, माएँ भी समझा देती हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है परवरिश को अगर हम चेंज करें तो ये बेहतर हो जाएगा। इस पे मुझे एक शेर भी कहना था कि वो कहते हैं ना कि चमन में इख्तिलाते रंगे बू से बात बनती है। क्या बात है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। क्या बात, ठीक है, तो क्या बात। ये तो दुनिया बेहतर तभी बन सकती है जब हम साथ में मिलके सारे काम करें। बिल्कुल जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा नाम आर्या झा है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आपकी जर्नी सच में बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि वो आपके लिए एक मूल मंत्र क्या रही है जो आपको प्रेरणा देती आई है और जिसे आप हमेशा अपने साथ लेकर चलती हैं? मैं 10th क्लास में थी। हमारे स्कूल में एक अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर आए नए। वो शायद इंग्लिश MA करके पहली पोस्टिंग हमारे गांव के स्कूल में थी। और जैसा मैंने कहा, मैं भाई की किताबों से पढ़ के थोड़ा सा ज़्यादा जानती थी क्लास के बाकी बच्चों से। लड़कियां थी सारी क्लास में। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, मैं क्योंकि जैसे ही वो सवाल पूछते मैं कहती सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम अगर किसी अच्छे स्कूल में होती ना तो कमाल करती। अब वो जो कमाल शब्द है ना, वो मेरे साथ आज तक है। मैं सोचती हूँ कि सर का क्या मतलब था जब उन्होंने कमाल कहा। वो क्या सोचते थे मैं क्या बन जाती अगर मैं अच्छे स्कूल में होती। तो इतने सालों के बाद मैंने उन सर को ढूंढा अभी, और मैंने उनको कहा सर आपका क्या मतलब था, क्या मैं जो आज के दिन कर रही हूँ आपकी परिभाषा में वो कमाल है क्या? He started laughing. He said, बेटा मुझे तो मैं तो तेरे को भूल भी गया। और तुम मेरी उस कमाल शब्द को लिए घूम रही हो। कई बार जिंदगी का एक शब्द, खासकर पॉजिटिव शब्द कहा हुआ किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो आपकी ज़िंदगी में मायने रखता है, आपको बहुत दूर तक ले जाता है। क्या बात। उन शब्दों को याद रखना चाहिए। कमाल करते रहिए जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम नमस्कार। व्याख्या शर्मा है। मैं कालिंदी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब भी आपकी लाइफ में अप एंड डाउन आए, तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा, और आजकल की आप विमेंस को और जो लड़कियां हैं, यूथ है, उन्हें क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी? कभी भी वो सोचे कि हम अपने गोल की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कैसे मोटिवेट रखें वो अपने आप को? मैं बहुत बार हताश हुई हूँ, और जैसे मैंने कहा स्पोर्ट्स ने आपको ये बताया है कि ये हार है मोमेंटरी। मैं मैच हारी हूँ, मैं ज़िंदगी का गेम नहीं हारी हूँ। एक तो वो स्पोर्ट्स वाली जो फीलिंग है ना, जैसे मैंने कहा हर बार नेशनल्स में जाके क्वार्टर फाइनल में हार जाते थे, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल से जब जाते थे हार जाते थे, फिर अगले साल फिर जाके खड़े हो जाते थे। तो एक तो वो मुझे लगता है स्पोर्ट्स पर्सन्स में बहुत कूट के भर जाती है फीलिंग कि हारना एक ज़िंदगी का हिस्सा है। दूसरा ये मुझे पक्का मालूम था कि मैं आज जहाँ हूँ मैं कल वहाँ नहीं होंगी, और ये हम सबकी ज़िंदगियों में लागू होने वाली है। आज आप जहाँ बैठी हैं, कल को आप जहाँ दीक्षा बैठी है वहाँ बैठी होंगी, आप में से कोई जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ बैठी होगी। तो अपने आप को लिमिट नहीं करने का था मुझको कि मैं खुद ही फैसला कर लूँ कि इससे आगे नहीं बढ़ सकती। मैं आज भी नहीं सोचती मेरा काम ख़त्म हो गया। सपना नहीं है कोई भी, लेकिन एस्पिरेशंस तो सबकी होती हैं कि मैं जहाँ हूँ से आगे बढ़ूँ, बेहतर इंसान ही बनूँ और कुछ नहीं। तो ये कुछ चीज़, जैसे एक मेरे घर में थोड़ा सा माहौल भाई लोगों का सबका ऐसा अच्छा था कि एक दूसरे को हिम्मत देते रहते थे, क्योंकि हमने बचपन से ही एडवर्सिटी देखी है। और फिर मेरी 2 बेटियां हो गई, तो मेरी बेटियों को देख के मुझे लगता था अगर मैं हारूंगी तो ये कैसे जीतेंगी। क्या फिर बात, क्या बात जी।
नमस्कार मैम, मैं प्रियांशी मंडराल कालिंदी कॉलेज से। मेरा ये प्रश्न है कि जब आपका सफ़र ये शुरू हुआ तो कोई ऐसा पल था जब आपको लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं कहीं पीछे हट रही हूँ? बहुत बार ऐसा एहसास हुआ कि मुझे तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती ठीक से। मेरी तो शिक्षा गांव के स्कूल से हुई है, या मेरे तो देखने में मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। बहुत तरह के ख्याल आते हैं। फिर जब जैसा मैंने कहा, क्लास में पहली बार गई कॉलेज में और मैं पहले साल में फर्स्ट आ गई, थोड़ा सा ये एहसास होने लगा कि नहीं, ये सब लिमिटिंग नहीं। गांव में तो मेरे जैसी लड़कियां थी सारी, कोई बड़ी बात नहीं थी। कॉलेज में जब जाते हो आप, खासकर एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में जाते हो आप, वहाँ आपको अपनी कमी का एहसास थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन जब मैं फर्स्ट आ गई उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, औरों से तो किसी चीज़ में तो बेहतर हूँ, राइट। तो होती है निराशा बहुत बार, अभी भी डाउट होता है कि मैं आज स्टूडियो में जा रही हूँ, मैं ठीक से बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, राइट। घबराहट सबको होती है, उसको, वो भी एक नेचुरल हिस्सा है। जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं, टांग आपकी तभी भी कांपती है, राइट, आपकी आवाज़ कांपती है। बट आई थिंक वी शुड टेक इट, हमें उसको वैसे ही लेना चाहिए जैसे कि एक नेचुरल हिस्सा है ये उसका। बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स भी स्टेज पे जाने में घबराते हैं कई बार, कमियों का एहसास भी होता है, लेकिन थोड़ा काम करते रहना चाहिए। मुझे लगता है कंसिस्टेंटली एक डिसिप्लिन के साथ काम करते रहो ना, रास्ते निकल जाते हैं। जी, नमस्कार मैम, मेरा नाम सृष्टि है कालिंदी कॉलेज से। मेरा आपसे सवाल है कि आपकी इतनी खूबसूरत जर्नी में आपने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, बट क्या अभी भी आज के समाज में आपको कभी समाज का दबाव महसूस हुआ है और आप कैसे टैकल करते हो उसको? होता है बहुत बार, जब आपको बेसिक राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है, कभी अपने लिए, कभी अपने किसी और के लिए, या उन महिलाओं के लिए जिनको आप जानते हैं या जिनको आप प्रभावित करते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स है। जब आप काम करते हैं बराबर में और आपको ये लगता है कि भाई मेरे नाम तो कुछ भी नहीं है घर में, आप, राइट, सब कुछ तो है वो पति के नाम है या पिताजी के नाम है या भाइयों के नाम है, वो एक बड़ी कमी का एहसास होता है। और मुझे लगता है लड़कों में लड़कियों में बेसिक फ़र्क जो है ये है। कोई भी लड़का किसी चीज़ के साथ पैदा होता है, पैदा होते ही एंटाइटल्ड है वो। हम लोगों को वो बहुत कमाना पड़ता है, राइट। तो वो एक बड़ा फ़र्क हम सब में है, और उसके लिए मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि अपने, जब भी आप उस स्थिति में पहुँचे, नेगोशिएट करें, माँ बाप से नेगोशिएट करना शुरू करें कि मुझे आईफोन नहीं, मुझे कॉलेज की शिक्षा चाहिए, मुझे डावरी नहीं, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे 7 लाख का लहंगा नहीं चाहिए, मेरा नाम ये फिक्स डिपॉजिट कर क्या दीजिए। बात, बहुत बहुत So, जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम पूर्वी पवार है। मैं अपना आसमां से हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत सारे काम किए, पर अब आगे का विजन क्या है? हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्यक्रम शुरू किए हैं 1 साल से, विमेन की पॉलिटिकल लीडरशिप का। मेरा विजन सबसे बड़ा ये है कि देश की पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज़ में कम से कम 33%, क्योंकि कानून आया है, 33% महिलाएं हों, और जो आके और अपनी बात को, अपनी समस्याओं को, अपने खुशियों को उस हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी में शेयर कर पाएँ, और अपनी ही नहीं, और जितनी भी महिलाओं को वो रिप्रेजेंट करती हैं उनका वहाँ होना ज़रूरी है। तो हम देश के अलग अलग कोनों से महिलाओं को लेके आते हैं दिल्ली में, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनकी एग्जिस्टिंग मेंबर्स पार्लियामेंट हैं उनसे मुलाकात कराते हैं, ताकि सपने थोड़े से और बड़े हों, जागें कि ये पॉसिबल है, ये भी हमारे जैसे ही लोग हैं। और हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहूँगी किसी दिन आप लोग भी उस स्थिति में पहुँचे जहाँ आके आप लीडरशिप की ट्रेनिंग लें, और कौन जाने आप में से कोई पार्लियामेंट में पहुँच जाए या स्टेट असेंबली में पहुँच जाए। जी, अंतिम सवाल। नमस्ते मैम, मैं आंचल गुप्ता कालिंदी कॉलेज की छात्रा हूँ। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि हर किसी की ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक टर्निंग पॉइंट आता है। आपकी ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट क्या था और वो कैसे आया आपकी ज़िंदगी में? उसका विचार आपको कैसे आया? मेरी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आया जब मैं 5 साल घर में बैठ के अपने बच्चों को पाल रही थी। मुझे लगा कि मैं कभी तैयार नहीं थी उस काम के लिए, ना मैं शादी के लिए तैयार थी जब मेरी शादी हुई, फिर बच्चों के लिए तैयार नहीं थी, पर क्योंकि ये स्वाभाविक क्रम है, आप बड़े हो गए हैं, फिर उम्मीद की जाती है कि आप शादी कर लेंगे। उतनी मेरे में शायद एजेंसी नहीं थी मेरी कि मैं कहती कि नहीं अभी और नहीं।
मैंने शादी कर ली क्योंकि वो उम्मीद थी उस शादी किए जाने की, फिर बच्चे हो गए क्योंकि वो भी उम्मीद थी, और बहुत एक डेस्परेशन का एहसास था कि अब ज़िंदगी शायद वापस पटरी पे नहीं आएगी। वो टर्निंग पॉइंट था जब मेरे हस्बैंड की अचानक पोस्टिंग आ गई, कंबोडिया चले गए वो, और मैं दिल्ली में रह गई बच्चों के साथ। वो टर्निंग पॉइंट था। मैं पिज़्ज़ा हट का लॉन्च हो रहा था, मुझे याद है, और वो पिज़्ज़ा के लिए पहले टेस्टिंग चलती है कि देखिए ये इंडियन फ्लेवर के साथ कैसे जाएगा। वो लड़का मेरे जो सामने इंटरव्यू कर रहा था, उसने पूछा, मैम आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप काम नहीं करती हैं? मैंने कहा ऐसे कैसे काम मिलेगा, बच्चे छोटे हैं। उन्होंने कहा कल आप मुझसे आके मिलिए, और वो टर्निंग पॉइंट था। पिज़्ज़ा खाते खाते मुझे उस लड़के ने अगले दिन के लिए बुलाया, उनको अपने बॉस से मिलवाया मुझे, और मैंने घर से काम करना शुरू किया। वो बहुत बड़ा मेरे लिए एक मोमेंट था। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन सवालों के लिए, और जिस तरीके से आपने अपने सवाल मैम से पूछे, निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको एक नया संदेश मिला, एक नई राह मिली कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है और कैसे हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मौजूदगी के लिए और इस आसमां को और खूबसूरत बनाने के लिए। मैम, एक छोटी सी बच्ची 3-3.5 साल की जी, जिसके सर से पिता का साया चला गया, एक आम लड़की जो उस दौर में पढ़ती है, जिसकी माँ उसे उस दौर में सपोर्ट करती है, उस राज्य में सपोर्ट करती है जिस राज्य में बेटी को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता था। उसके बाद से उसकी जर्नी बहुत आगे तक बढ़ी। बहुत सी आमो खास लड़कियां ऐसी होंगी जो टीवी सेट के उस पार आज आपको सुन रही हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी आप हर उस बेटी को, हर उस लड़की को जो आपको एक उम्मीद की निगाह से देख रही है? मैं 2 बातें कहना चाहूँगी। एक तो हरियाणा में कमाल की लड़कियां हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ जितनी फेवरेबल पॉलिसीज़ लड़कियों के, खासकर स्पोर्ट्स में महिलाओं के लिए लाई गई हैं, वो किसी स्टेट में और नहीं है। लेकिन लड़कियों के लिए मेरा बस एक ही मेरा निवेदन है आप सब लोगों से कि ये समय है ना, इस सेंचुरी में लड़की पैदा होना बहुत बड़ी बात है। बिकॉज अब आज के दिन आप जो चाहे बन सकती हैं। आपके सामने अवसरों की कमी होगी आज के दिन, लेकिन जिस दिन आप समझिए अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी, आप दोबारा पढ़ाई शुरू कर सकती हैं, आप आगे बढ़ सकती हैं। एक भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें लड़कियां या महिलाएं नहीं हैं। हमारे समय पे मुझे फ़ौज में शायद जनरल साहब होती मैं, अगर उस वक्त फ़ौज में एंट्री होती लड़कियों की, लेकिन आज के ज़माने में फाइटर पायलट्स हैं लड़कियां। बिल्कुल। आप कुछ भी जो करना चाहें, आई थिंक दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू वुमेन। तो यू आर बेस्ट प्लेस टुडे टू रियलाइज योर ड्रीम्स। तो अपने सपनों को छोटा मत कीजिए, थोड़ा बढ़ाइए और ज़रा खुल के जीजिए, मस्ती कीजिए, थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए और हमेशा हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। एक आखिरी संदेश मेरा ये है कि आपस में एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ावा देना है। हमें लड़कियों को अपने पहनावे से लेके, हमारी बॉडी टाइप से लेके, हमारी बातचीत के से या भाषा से एक दूसरे को नीचे नहीं दिखाना है। हमें एक साथ एक दूसरे को बढ़ावा देना है, क्योंकि इकट्ठे जब सारे आगे बढ़ेंगे तब जाके वो 33% बनेगी वहाँ पे, राइट? हाँ, एक दूसरे को काटना नहीं है हमें। ये सिस्टरहुड बोलते हैं इसको, कि प्रमोट ईच अदर, तभी आप बड़े होंगे। इस सिस्टरहुड के साथ हमें आगे बढ़ना है। और जिस तरीके से मैम ने कहा कि आज बेटियां कमाल कर रही हैं, निश्चित रूप से क्षेत्र कोई भी हो, बेटियां कमाल कर रही हैं। आज बेटी का घर में जन्म लेना पर्व है, तभी आज हर माता पिता कहते हैं कि मेरी बेटी मेरा गर्व है, मेरी बेटी मेरा गर्व है। मैम, एक बेटी के रूप पे तो आप कमाल कर ही रही हैं और आपने कमाल किया भी है, लेकिन आप 2 बेटियों की माँ भी हैं जी। नारी शक्ति हम कहते हैं, आज पूरे देश में नारी शक्ति का वंदन हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। और हम ये भी कहते हैं कि जो नारी शक्ति है वो बहुत खूबसूरत होती है। दरअसल इस ब्लैक एंड वाइट जिंदगी में रंग उन्हीं से होता है। तो इस खूबसूरत सी जिंदगी के नाम एक खूबसूरत सा संदेश हर उस नारी के नाम जो आप साझा करना चाहें अपना आसमां के माध्यम से। हमें एक बहुत ही अमेजिंग, मैं एक अमेजिंग शब्द को हिंदी ढूंढना चाह रही थी मैं। एक बहुत अमेजिंग शक्ति है महिलाओं में, कमाल की शक्ति है रेजिलियंस की। अपने हालात से के साथ, जितने भी हालात होते हैं उसके अंदर काम करने की, सपने देखते रहने की, दूसरों को मदद करने की, और खुद किसी स्टेज पे जाके अपने सपने पूरा करने की। मुझे लगता है वो इतना बड़ा वरदान है इस पूरे विश्व को,
कि महिलाओं की शक्ति के बिना ना तो यहाँ पीस संभव है, ना विकास संभव है, ना तो लीडरशिप संभव है। मुझे लगता है कि हमें बस अपने आप को रोकना नहीं है, हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, ये बहुत ज़रूरी है। हरियाणा की गलियों से लेकर संयुक्त राष्ट्र के गलियारों तक कांता सिंह जी की कहानी हमें ये तो सिखाती है कि अगर इरादे सच्चे हों और रास्ता मुश्किल भी हो तो भी एक लड़की अपने सपनों का आसमान खुद गढ़ सकती है। कांता जी, आपने निश्चित रूप में हम सबको गर्वित किया है। आपका जीवन न सिर्फ एक प्रेरणा है बल्कि हम सबको एक ऐसी राह दिखाता है कि हम निरंतर आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वो होने के लिए जो आप हैं और जिस तरीके से आपने हमें इंस्पायर किया है। निश्चित रूप से मैम, ये बात तो हम अपना आसमां के मंच से कहना चाहेंगे कि आप सच में कमाल हैं। थैंक यू थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद युवती शक्ति आपका कि आप इस कार्यक्रम में आई और आपने इस कार्यक्रम का मान और बढ़ा दिया। निश्चित रूप से आप हमारे देश की शान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि मुश्किल नहीं मंजिल तक पहुंचना, बस एक कदम ही तो उठाना है। बुलंद हो इरादा तो अपना है आसमान, बाकी मुश्किलों की गिनती कराना तो बस एक बहाना है। हाँ, याद रहे मंजिल मिलने के बाद झुकता ये जमाना है। तो इसी बात के साथ कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपने आसमान की उड़ान खुद भरें। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।